Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, ladies and gentlemen. My name is Saad Masud, and I've been conducting these business analysis courses for quite some years now. Okay, dear friends, let me explain what this subject is all about. In some books, you will find this called business analysis. In some cases, you will find this called business management. Some people also call this business policy. However, all of this basically represents strategic management. To understand this subject, we must understand what is strategic decision making. To understand strategic decision making, you must first understand what is decision making. We all make decisions every day. Some decisions are very simple. For example, मसलन आज सुबह आपने फैसला किया कि मुझे नाश्ते में क्या खाना है. मैं फ्राइड अंडा भी खा सकता हूँ, मैं ऑमलेट भी खा सकता हूँ, मैं हलवा पूरी की ऑप्शन भी रखता हूँ और कॉर्नफ्लेक्स का भी एक ऑप्शन मौजूद है. But whatever I may eat, whatever you may eat, that is not going to change the course of your life. However, there are decisions जिनकी वजह से आपकी जिंदगी का रुख बदल जाता है. आपने आज सुबह नाश्ते में क्या खाया, आपने कपड़े कौन से पहने, आपने जूते कौन से पहने, आपने किस मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट में ट्रैवल किया, this is not going to change anything in your life. However, the decision whom to marry might change the course of your life. So this kind of decision that changes the rest of your life is called a strategic decision. कुछ साल पहले आपने एक फैसला किया कि आप एक क्वालिफिकेशन करेंगे, आप ACCA करेंगे या CA करेंगे या MBA करेंगे. ये फैसले आप रोज रोज नहीं करते, ये फैसले आप एक बारी करते हैं. एंड जिस दिन आपने फैसला किया कि मैं ACCA करूंगा, उस दिन के बाद से आपकी जिंदगी की डायरेक्शन उसी हिसाब से सेट हो गई. अब आपकी छुट्टियां रिजल्ट्स के हिसाब से होती हैं कि आपका सेमेस्टर कब खत्म होगा और उसके बाद आपकी छुट्टियां शुरू होंगी. आपके फंड्स, फाइनेंसेस उसी हिसाब से एडजस्ट हो गए. आप अपनी गर्लफ्रेंड को भी टाइम उसी हिसाब से देंगे जब आपके एग्जाम्स नहीं हो रहे होंगे. सो वेल, आप बॉयफ्रेंड भी रख सकते हैं, आपकी अपनी चॉइस है. हाउएवर, जब आप ऑर्गेनाइजेशंस की बात करते हैं तो वहां पे भी स्ट्रैटेजिक डिसीजन मेकिंग और ऑपरेशनल डिसीजन मेकिंग दोनों मौजूद हैं. ऑपरेशनल डिसीजन मेकिंग एक ऑर्गेनाइजेशन में वो फैसले हैं जो हर रोज हो रहे होते हैं. कौन से बैंक अकाउंट में कितना कैश होगा, कौन से इन्वेंट्री हमारी कैसे मूव हो रही है, हमारे सेल्स के नंबर्स क्या आ रहे हैं, किस जगह पे सेल्स फोर्स बढ़ानी है, किस जगह पे इन्वेंट्री मूव करानी है, कहाँ पे कौन सी मशीन में प्रॉब्लम है उसको रिप्लेस करना है. दीज आर डे टू डे डिसीजंस बिकॉज दे डू नॉट चेंज द कोर्स ऑफ the future of the organization. However, there are decisions that organizations make which change the rest of the future of the organization. ये decisions कई किस्म के हो सकते हैं. For example, the decision that how the organization is going to compete. क्या वो प्राइस की बेस पे compete करेगी या वो compete करेगी अपनी प्रोडक्ट की क्वालिटी पे? क्या उसका बेसिस उसकी ब्रांड इमेज होगा या उसका बिकने की वजह उसकी लो प्राइस होगी? ये वो फैसले हैं जो ऑर्गेनाइजेशन हर रोज नहीं करती. ये वो फैसले हैं जो आप एक बार करते हैं ऑर्गेनाइजेशन में, एंड देन इट अफेक्ट्स द रेस्ट ऑफ द फ्यूचर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. द खौफनाक पार्ट इन दिस इज दैट इफ यू मेक अ रॉन्ग डिसीजन, द रेस्ट ऑफ द फ्यूचर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन विल बी एट स्टेक. देयर आर न्यूमरस एग्जांपल्स दैट आर अराउंड अस. फॉर एग्जांपल, we know a company called IBM, International Business Machines, a very prominent name. IBM was known for making big computers, known as mainframes and mini computers. In 60s and 70s, उन्होंने बड़ी तादाद में ये computers sell किए. They were expensive, they were very expensive to maintain, और हर छोटी organization उनको afford भी नहीं कर सकती. IBM इस खुशफहमी का शिकार हो गई that we are invincible, and they made some strategic mistakes. You know what they did? They actually forgot that a new technology was emerging, a new type of computers were introduced in early 1980s, and that was personal computers. PC ने क्या चेंज किया? PC ने कंप्यूटिंग को बड़ी मशीन से उठा के इंडिविजुअल मशीन्स पे ले आया, यानी एक यूजर एक मशीन. ये वो चीज थी जो IBM somehow फोरकास्ट नहीं कर सका. IBM ये चीज अंडरस्टैंड नहीं कर सका कि इसका इंपैक्ट उनके बिजनेस पे क्या होगा. नतीजा, दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी कंप्यूटर्स की, उसने अपनी हिस्ट्री का सबसे बड़ा डेफिसिट डिक्लेयर किया इन मिड 80s.
What was wrong? They actually missed a critical strategic decision. ये तो थी IBM की एग्जाम्पल. There are numerous other examples as well. हम Kodak का नाम जानते हैं. Kodak was known for what? Kodak was known for making those camera films, जो पहले जमाने में अब से कुछ साल पहले तक जो रोल यूज होते थे. Kodak was known for that. फिर क्या हुआ? फिर दुनिया चली गई डिजिटल पे और Kodak वहीं रह गया. नुकसान किसका हुआ? ऑर्गेनाइजेशन का. Why? Because they were unable to catch what was important, what was actually coming. हम बाहर की बातें तो करते ही रहते हैं. आए अपने मुल्क की एग्जांपल लेते हैं. You must have heard of a company called Instaphone. आज हम उसके नाम के साथ मरहूम भी लगाते हैं. Instaphone, for your information, was the market leader till 1999. What happened in the next 7-8 years that it is not even existing? Not even existent. Why? Because they somehow missed the technology trend. पूरी इंडस्ट्री मूव कर गई GSM टेक्नोलॉजी पे और इंस्टाफोन अपने CDMA नेटवर्क के साथ अपनी प्रोडक्ट बेचने की कोशिश करता था. So they were unable to make a long-term decision at the right time and the result is that the company is gone. My dear friends, बिल्कुल इसी तरह से मैं और आप as individuals हम भी लॉन्ग टर्म फैसले करते हैं. उनमें से कुछ फैसले सही साबित होते हैं और कुछ फैसले अगर हमने सही ना किए हो तो वो डिजास्टर की सूरत में उनका अंजाम खराब हो जाता है. फॉर एग्जाम्पल, द क्वालिफिकेशन दैट यू हैव चोजन, whichever qualification it is, अगर आपका फैसला सही नहीं है, you will suffer. Your career will suffer. And by the way, your family will suffer too. So जैसे हमने डिस्कस किया that one wrong strategic decision and you are in trouble, इसी वजह से इन डिसीजन मेकिंग को, इन डिसीजंस को हम लेते भी बहुत केयरफुली हैं. जब आपने ये फैसला करना था कि आपने कौन सी क्वालिफिकेशन चूज करनी है, या जब आपने फैसला करना होता है कि हमें कोई नया घर खरीदना है तो कहाँ खरीदना है, तो आप ऐसे नहीं करते कि वन फाइन मॉर्निंग आप उठे और जैसे आप जाके 5 किलो गोश्त खरीद के ले आते हैं वैसे ही गए और एक नया घर खरीद लिया. नो, यू इन्वेस्टिगेट, यू इवेल्युएट, यू ट्राई एंड सी कि क्या हमारे लिए सूटेबल है, हमारे लिए क्या, कौन से इलाके में हालात अच्छे हैं, कौन से इलाके में हमारे बजट में हमें जो है ना वो प्रॉपर्टी मिल जाएगी. While making strategic decisions, organizations also evaluate a lot of things. What are those things that they evaluate? There are a number of things, but there are 3 major steps that they take. The first part is that they have to take a look at their position. Before making a decision, organizations have to see where do they stand today. How can you really find that out? By looking at 3 areas. कौन से 3 areas? Number 1, where do we stand in comparison to our environment? Environment में क्या है? Environment में बहुत सारी चीजें हैं. Environment में हमारे इर्द गिर्द मौजूद political situations हैं. Environment में हमारे इर्द गिर्द मौजूद economic circumstances हैं. Environment में जो social trends change हो रहे हैं, that's a part of it. Environment में जो technological updates आ रहे हैं, that's important. So by taking a look at all these factors, हम ये अंदाजा कर सकते हैं कि हमारी पोजीशन क्या है. क्या हम स्ट्रॉन्ग पोजीशनड है, क्या हमें इसमें अपॉर्चुनिटीज दिख रही हैं, या हमारी तरफ कुछ थ्रेट्स चल के आ रहे हैं. बिल्कुल इसी तरह से जब आप अपने पोजीशन एनालिसिस की बात करते हैं तो इन्वायरमेंट के अलावा आपको अपनी स्ट्रेंथ्स, अपनी वीकनेसेस भी देखनी पड़ती हैं. This includes, for an organization, this includes their strengths and weaknesses. Strengths in terms of financials, strengths in terms of human resource, strengths in terms of their operations, machinery, equipment, technology, and so on and so forth. So where do we stand today? This matters because जब तक आप सही इस चीज का इदराक नहीं कर लेते कि हम आज कहां खड़े हैं और हमारी आज पोजीशन क्या है, आप कल के लिए फैसला नहीं कर सकते. इसी तरह से organizations, before making strategic decisions, do take a look at their stakeholders as well. Stakeholders are all those people who are somehow connected to the organization. So before making strategic decisions, organizations have to take a look at what various stakeholders are thinking of. What are their ambitions? What are their preferences? And then they are in a position to decide कि आज हमारी position क्या है. So in strategic decision making, हम पहला step क्या लेते हैं? Position analysis. And position analysis में we look at 3 things. क्या क्या हो गई जनाब? Number 1, our environmental analysis.
Number 2, our internal analysis of strengths and weaknesses. And number 3, our stakeholder analysis. Once we are through with this, then we are in a position to project, then we are in a position to identify what are our choices. Now, choices क्या हो सकती हैं? For example, अगर आपको पता हो आपने एक गाड़ी खरीदनी है, गाड़ी खरीदने के लिए अगर आपको पता हो कि आपको कितने लोगों की सीटिंग चाहिए, क्या आपको 2 लोगों की सीटिंग वाली गाड़ी चाहिए, या आपके घर में माशाल्लाह ज्यादा लोग हैं तो आपको एक बड़ी वैन चाहिए, क्या आपको अगर आपको पता हो कि आपके पास बजट कितना है, अगर आपको पता हो कि आपने किस तरह की सड़कों पे गाड़ी चलानी है, अगर आपको पता हो कि आपकी प्रेफरेंस क्या है, गाड़ी जानदार चाहिए या आपको इकोनॉमिकल चाहिए, तो इस होमवर्क के बाद आपके सामने आपकी चॉइसेस खुद ब खुद क्लियर हो जाएंगी कि क्या आपको सुजुकी मेहरान से गुजारा हो जाएगा, या आपको हाई रूफ खरीदनी पड़ेगी, या एपीवी वैन लेनी पड़ेगी, या अगर बहुत बड़ी फैमिली है तो शायद आपको एक मिनी वैन लेनी पड़ जाए। जब हमारे पास पोजीशन क्लियर होती है तो देन इट गिव्स अस एन आइडिया ऑफ व्हाट आर द पॉसिबल चॉइसेस दैट आर अवेलेबल टू अस। जब चॉइसेस की बात आती है एंड जब हम ऑर्गेनाइजेशंस के हिसाब से चॉइसेस की बात करते हैं तो देयर आर अ फ्यू डिसीजंस दैट ऑर्गेनाइजेशंस हैव टू मेक। दीज आर स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट डिसीजंस। क्या क्या देखते हैं इसमें आप? फॉर एग्जाम्पल, द फर्स्ट थिंग दैट दे नीड टू टेक अ लुक एट इज हाउ दे आर गोइंग टू compete. For example, there are organizations. What is the difference, for example, between English toothpaste and Colgate? What is the difference between Honda cars in Pakistan and Suzuki cars in Pakistan? The difference is that one of them is selling their product on the basis of price. You don't buy Suzuki because it's luxurious, it's a style statement. No. You buy Suzuki because it's cost effective, it's economical. However, there is another vendor which is known as Honda, and they are selling their cars. In Pakistan, they are known as style statements. These are expensive cars. They are a bit expensive to maintain, and they are still selling. So by the way, both of them are profitable. अगर हम टूथपेस्ट की एग्जांपल लें तो इंग्लिश टूथपेस्ट भी प्रॉफिटेबल है और कोलगेट भी प्रॉफिटेबल है। फर्क यह है कि दोनों की एक ही साइज की ट्यूब आप देखें और उनकी प्राइस में डिफरेंस देखें। You know, Colgate sells it, they never claim that it's the cheapest toothpaste, but they always say that it will remove plaque, it will strengthen your teeth. So people buy Colgate because of its quality, not because of the cost. On the other hand, a lot of people buy these relatively economical or cheaper products because they believe that this is the kind of money that they can afford to spend on that product. तो पहला डिसीजन, जो पहला चॉइस हमें लेना पड़ेगा, दैट इज हाउ वी आर गोइंग टू compete. द सेकेंड पार्ट इज दैट हाउ वी आर गोइंग टू ग्रो. अगर पाक सुजुकी ने पाकिस्तान में इकोनॉमिकल कार्स समहाउ डेवलप कर ली और उसकी एक मार्केट बना ली, नाउ इफ दे विश टू ग्रो, व्हाट आर देयर ऑप्शंस? खाली compete करना is not enough. So the second decision that we need to take is about the growth. जब आप ये सारे ऑप्शंस आपके सामने क्लियर हो जाते हैं, दैट अंडर द गिवन स्ट्रैटेजिक पोजीशन दैट वी हैव, व्हाट आर द पॉसिबल चॉइसेस, तो फिर आपके पास एक फैसला आ जाता है कि हमारे पास इसमें से फीजिबल ऑप्शन क्या है, और वो आप कैलकुलेट करके चूज करते हैं. यू नो, ये डिसीजंस हंच पे नहीं होते. दीज डिसीजंस आर नॉट मेड ऑन द बेसिस ऑफ एनी कोई इस्तिखारा नहीं होता इसमें. These decisions are made on the basis of proper analysis. जो तीसरा पार्ट है स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का, जिसको हम तीसरा पिलर भी कह सकते हैं, दैट इज स्ट्रेटेजिक एक्शन. सो अब तक हमने, लेट मी जस्ट क्विकली कंक्लूड, अब तक हमने 3 पार्ट्स पे बात की. जब भी हम स्ट्रेटेजिक डिसीजन मेकिंग की बात करेंगे, विल टेक अ लुक एट 3 थिंग्स. 1, स्ट्रेटेजिक पोजीशन एनालिसिस, 2, स्ट्रेटेजिक चॉइसेस, एंड 3, स्ट्रेटेजी इन एक्शन. यही 3 पिलर्स आपको बिजनेस पॉलिसी में भी मिलेंगे, बिजनेस एनालिसिस के सब्जेक्ट में भी मिलेंगे, बिजनेस मैनेजमेंट में भी मिलेंगे, और ये बेसिकली स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स. अब आपका ये सब्जेक्ट इस तरह से डिजाइन है कि इसके अंदर नंबर 1 ये तीनों कंपोनेंट्स मौजूद हैं. 3 चैप्टर्स हम इसमें, इस कोर्स को समझने के लिए हम कैप्लान टेक्स्ट यूज कर रहे हैं, और उसमें चैप्टर 2, 3 और 4 जो है, दैट्स अबाउट स्ट्रेटेजिक पोजीशन.
5, 6, 7 is about strategic choices, and the rest of the chapters are about strategic action. Now, जब कभी आप strategy को implement करने जाएंगे, there will be a number of factors that you need to understand. For example, आप किसी भी किस्म की growth की कोशिश करें, आपका organizational structure change होगा. I hope you can recall what organizational structure is. आप किसी भी किस्म की चेंज लेने जाएं, you must have an understanding of the information technology trends. You must have a good understanding of business process change as well. आपने शायद टर्म सुन रखी हो, business process re-engineering, business process redesign. ये सब चीजें आपकी नॉलेज में बहुत क्लियरली होनी चाहिए, बिकॉज इसके बगैर स्ट्रेटेजिक चॉइस एक्शन में कन्वर्ट नहीं हो सकती. एट द सेम टाइम आप कोई सी भी चॉइस इंप्लीमेंट करें, whether this choice is about growth, whether it's about acquisition of a new organization, whether it's about launching of a new product, whether it's about enhancing your production capacity, whatever you may talk about, the choice is to be implemented through some project. So we need to have a very thorough understanding of the term project management. So there are 2 chapters on project management in this course. So project management के अलावा हमें एक और बहुत important area देखना पड़ता है while we are implementing any strategic choice, and that is financial analysis. Who else knows better than you guys that financial analysis के बगैर any decision will be a very risky decision. My dear friends, whether you talk about a strategic position, whether you talk about strategic choices, or you talk about strategic action, none of this is possible without people. So one of the most important chapter in this course is probably the second last one in the end, and that is about people. So we'll take a detailed look at what is human resource, how it works, and what is its importance in giving an organization something called competitive advantage. So this is how this course is actually designed. Let's talk about chapter number 1 of your course. In this particular chapter, we actually give you an introduction, basic things that you need to understand in order to go through this whole subject. In the first instance, we'll take a look at what is called the common language of strategic management. The first term that you need to understand is the term strategy. Strategy is one word which is very commonly misused by our politicians. Everybody seems to have some kind of a strategy, and they don't seem to have an action in any of the situations. Anyways, strategy is something which gives us an idea of how we are going to achieve an objective. You समझिए, आप when you run an organization, you have certain targets to achieve. इस तरह समझिए, जैसे आप कहें कि आपने यहाँ से कराची से आपने लाहौर जाना है, तो आपका डेस्टिनेशन क्या है, आपका ऑब्जेक्टिव क्या है. इस केस में बड़ी आसान सी एग्जांपल है. इस केस में आपका डेस्टिनेशन है लाहौर. टू रीच लाहौर यू हैव मल्टीपल चॉइसेस अवेलेबल विद यू. आप किस किस तरीके से लाहौर पहुंच सकते हैं. आप बाय एयर जा सकते हैं, टाइम कम लगेगा, कॉस्ट ज्यादा होगी. आप बाय ट्रेन जा सकते हैं, अगर उसमें रास्ते में डीजल खत्म नहीं हुआ तो 2-3 दिन में पहुंचा ही देगी आपको, लेकिन खर्चा कम होगा. आप डेवू पे जा सकते हैं, थोड़ा बैठ के जाना पड़ेगा, थोड़ी सी तकलीफ होगी, बट टाइम तकरीबन 24 आवर्स का होगा. आप बाय कार जा सकते हैं, जिसमें आप अगर ज्यादा लोग हैं तो आपको इकोनॉमिकल पड़ेगा, बट उसमें ड्राइविंग स्ट्रेन होगा और थोड़ा सा रिस्की भी होगा. आप चाहें तो मोटर बाइक पे भी जा सकते हैं, सुना है कुछ लोग साइकिल पे भी चले जाते हैं, बट डेस्टिनेशन रिमेन्स द सेम. सो the point is that to achieve the same objective, there are various routes, there are various options that are available to you. इसी तरह से ऑर्गेनाइजेशंस के सामने जब ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, तो उन ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए देयर आर वेरियस चॉइसेस दैट दे हैव, और उनमें से वो डिसाइड करते हैं कि हम कौन सा वाला रूट, कौन सा वाला स्ट्रैटेजी हमारे लिए, हमारे हालात के मुताबिक सूटेबल है. फॉर एग्जाम्पल, एज अ स्टूडेंट, अगर आप दोस्तों के साथ एक ट्रिप पे जाना चाहते हैं और आप लाहौर जाना चाहते हैं, तो शायद आपकी चॉइसेस आपके बजट और आपके पास अवेलेबल टाइम के साथ कनेक्टेड होंगे. बट इफ somebody has to go on a business trip and has to go there for a few hours, और उसके पास budgetary issues नहीं है, तो he'll prefer to go by plane and come back by the next flight. So destination is the same, but maybe the transportation mode will change based on the existing position. इसी तरह से
जब आप स्ट्रैटेजी की टर्म की बात करते हैं तो स्ट्रैटेजी हम ऑब्जेक्टिव्स के हिसाब से और अपनी मौजूदा हालात के हिसाब से चूज करते हैं। अगर आप इसकी फॉर्मल डेफिनेशन की बात करेंगे तो स्ट्रैटेजी इज नोन एज पैटर्न ऑफ एक्टिविटीज। पैटर्न मीन्स इट्स नॉट वन एक्टिविटी, इट्स अ सीरीज ऑफ एक्टिविटीज जिनकी मदद से हम अपने ऑब्जेक्टिव्स अचीव करने की कोशिश करते हैं। सो इफ यू लुक एट द डेफिनेशन व्हिच इज देयर इन योर बुक एज वेल, स्ट्रैटेजी is basically a set of activities which seeks to achieve the objectives of the organization. लेकिन ये आप करते कैसे हैं? अगर आप अपनी डेफिनेशन का बकिया पार्ट देखें तो वो इसको एक्सप्लेन करता है। It says strategy is a pattern of activities that seeks to achieve the objectives of the organization, and ये and बड़ा important है because it connects the two parts of the definition, and adapt. अडेप्ट का मतलब है किसी सिचुएशन, किसी इन्वायरमेंट के साथ एडजस्ट होना। तो यहां पे स्ट्रैटेजी ऑर्गेनाइजेशन को एडजस्ट कराती है विद द एनवायरनमेंट, और किन किन चीजों को एडजस्ट कराती है? अडेप्ट इट्स स्कोप, रिसोर्सेज एंड ऑपरेशंस। दैट इज ऑर्गेनाइजेशन के जो जो भी ऑपरेशंस है, यानी वो क्या क्या काम करेगी, किस तरीके से करेगी। स्कोप का मतलब है व्हाट आर द थिंग्स दैट दे आर गोइंग टू परफॉर्म, एंड रिसोर्सेज क्या चीजें होंगी, वो क्या लोग किस किस्म के होंगे, टेक्नोलॉजी किस किस्म की होगी, मशीनरी कैसी होगी, इक्विपमेंट का क्या हालात होंगे, एंड सो ऑन सो फोर्थ। ये सारी चीजें डिटरमिन कौन करता है? आपकी स्ट्रैटेजी। आइए इसकी एक एग्जांपल लेते हैं। देयर आर अ नंबर ऑफ बैंक्स ऑपरेटिंग इन पाकिस्तान। लेट्स टेक द एग्जांपल ऑफ टू ऑफ देम। वन इज द फेमस नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान, जिसकी अभी भी बहुत सारी ब्रांचेस ऐसी हैं जो मैनुअली ऑपरेट हो रही हैं। मैनुअल ऑपरेशन का मतलब यह है यू गो टू द ब्रांच, आपको एक कॉइन देंगे, उसके बाद एक मखसूस 5-6 लोगों से चेक गुजरता हुआ जाएगा और एक कैशियर साहब आपके कॉइन का नंबर पुकारेंगे और फाइनली 1.5 घंटे बाद आपको पैसे मिल जाएंगे। कॉन्ट्ररी टू दैट, देयर आर सर्टेन अदर बैंक्स, इनफैक्ट ऑल अदर बैंक्स, जहां पे यही काम जरा डिफरेंट तरीके से हो रहा है। फर्क कहां है? माय डियर फ्रेंड्स, फर्क है उनकी स्ट्रैटेजी में। जो मॉडर्न बैंक्स हैं, दे फोकस on a modernized strategy where they are trying to compete on the basis of the quality of service. There's nothing wrong with National Bank strategy because what they are, the kind of market they are serving is, the government sector, सरकारी इदारे हैं, they know that there is no competition that they are facing, so उन्होंने अपनी strategy उसी हिसाब से बनाई हुई है। They are more human focused because they are not cost sensitive. So अगर हम इसको कंक्लूड करें तो स्ट्रैटेजी इज द पैटर्न ऑफ एक्टिविटीज, दैट इज वो सारी एक्टिविटीज जो ऑर्गेनाइजेशन परफॉर्म कर रही है इन ऑर्डर टू अचीव इट्स ऑब्जेक्टिव्स, व्हाटएवर प्रॉफिटेबिलिटी अगर रखें, एक ही ऑब्जेक्टिव रखें, सो व्हाटएवर द ऑब्जेक्टिव दैट दे आर ट्राइंग टू अचीव, उसके लिए उन्हें जो ऑपरेशंस परफॉर्म करने हैं उसकी गाइडलाइन कहां से मिलेगी? स्ट्रैटेजी से। अलॉन्ग विद दैट, स्ट्रैटेजी विल हेल्प अस इन आइडेंटिफाइंग और इन अडैप्टिंग आवर रिसोर्सेज, आवर ऑपरेशंस एंड आवर स्कोप। This is how we define strategy. जब हम strategy की term define करते हैं तो इसके साथ कुछ characteristics भी जुड़े हुए हैं। मसलन strategy considers the longer term. strategy कोई ऐसी चीज नहीं है जो अगले 1 हफ्ते के लिए होगी। strategy कोई ऐसी चीज नहीं है जो अगले 6 महीने के लिए होगी। strategy is something which affects the long term of the organization, 5 years and more, sometimes 10 years, sometimes 20 years. So strategic decision making जब कभी होती है उसका impact भी longer term में जाता है। Strategies कभी भी एक छोटे से यूनिट या एक छोटे से डिपार्टमेंट के लिए नहीं बनती। Usually strategies are formulated for the whole organization. So if MCB in 1992 after privatization decided that they will go for high tech banking and they invested heavily in ATM network and all, तो ये स्ट्रैटेजी उनके किसी एक डिपार्टमेंट के लिए नहीं थी, बल्कि ये स्ट्रैटेजी उनकी पूरी ऑर्गेनाइजेशन के लिए थी। उनके सारे डिपार्टमेंट्स, उनके सारे ऑपरेशंस, उनकी सारी ब्रांचेस उसी हिसाब से एडजस्ट होती गई और उसका रिजल्ट्स भी उसी तरीके से वो लेते गए। सो स्ट्रैटेजी इज नॉट रिस्ट्रिक्टेड टू अ ब्रांच और टू अ पर्टिकुलर ऑफिस और टू अ पर्टिकुलर डिपार्टमेंट, इट कवर्स द होल ऑर्गेनाइजेशन। Once the strategy of an organization is decided, it becomes a sort of a direction for the organization. तब एक समझ में आ जाता है ऑर्गेनाइजेशन को कि अब हमें इन्वेस्ट कहाँ करना है। आज से
15-20 साल पहले, हम एमसीबी की एग्जांपल पे फिर चलते हैं, पाकिस्तान में एटीएम नेटवर्क नहीं होते थे. एटीएम was sort of a dream machine. लोग कहते थे वाओ एटीएम लगा हुआ है, अच्छा देखें ट्राई करते हैं इसमें क्या है. एमसीबी उस वक्त एक सरकारी बैंक था और वो जब प्राइवेटाइज हुआ तो उनकी जो नई मैनेजमेंट आई, उन्होंने कहा कि दिस इज द फ्यूचर ऑफ बैंकिंग, ऑनलाइन बैंकिंग इज द फ्यूचर ऑफ बैंकिंग. सो दे इन्वेस्टेड वेरी हैवीली ऑन दैट. उन्होंने एक स्ट्रेटेजी बनाई कि हमें पाकिस्तान में हाईटेक बैंक बन के आना है सामने, और फिर उन्होंने उसी हिसाब से इन्वेस्टमेंट की. उन्होंने अपना एटीएम नेटवर्क ग्रेजुअली डेवलप किया, उन्होंने अपने लोग उसी हिसाब से ट्रेन किए, उन्होंने अपनी ब्रांचेस उसी हिसाब से अपडेट की, और उसका रिजल्ट के तौर पे दे बिकेम अ लीडिंग बैंक इन लेस देन 5 years टाइम. सो strategy is something that affects the whole organization, and by the way, while making a strategy, as we discussed in the introduction as well, you have to take into consideration all of your stakeholders. Here comes a $1 million question. The question is, how about if we do not make a strategy? Why bother? क्या जरूरत है? अगर हम बनाए नहीं स्ट्रेटेजी तो क्या हम उसके बगैर गुजारा नहीं कर सकते? कर सकते हैं, फॉर श्योर कर सकते हैं, लेकिन उसमें हमें कुछ मसाइल हैं. There are certain benefits that you can get when you make strategies. For example, अब आप सोचेंगे भाई ऐसी क्या खास बात है जिसकी वजह से स्ट्रेटेजी फॉर्मुलेशन के ऊपर इतना एम्फसाइज किया जा रहा है. यूं समझिए, अगर जब आप सुबह आज घर से निकल रहे हो और आपको बता दिया जाए कि भाई आज बाहर बारिश का खतरा है, तो आप छतरी लेके निकलेंगे ना. अगर आपको पता हो कि आज बाहर बहुत सख्त ठंडी हवा चल रही है, तो आप अपनी ड्रेसिंग उसी हिसाब से करके निकलेंगे ना. क्यों? बिकॉज यू विल बी फोरवार्न्ड. आपको पहले से वार्निंग मिल चुकी है, जिसकी वजह से आप क्या करेंगे, आप अपनी तैयारी उसी हिसाब से कर लेंगे. सो हम कहते हैं टू बी फोरवार्न्ड इज टू बी फोरआर्म्ड, यानी जिसको पहले से पता चल जाए कि आने वाले टाइम में क्या क्या मसले आने वाले हैं, वो उसी हिसाब से अपने आप को तैयार कर लेता है. सो व्हेन यू मेक स्ट्रैटेजीज, व्हेन यू थिंक ऑफ द लॉन्ग टर्म, आप आने वाले टाइम के चैलेंजेस, आने वाले टाइम की अपॉर्चुनिटीज, एंड व्हाटएवर आर द पॉसिबल benefits that you can get out of it, you become aware of that, and then you can prepare for that. So one of the objective of formal strategy making is to be prepared for the future. हम इंट्रोडक्शन में बात कर रहे थे इंस्टाफोन की. क्या हुआ इंस्टाफोन के साथ? इंस्टाफोन somehow environment में आने वाली टेक्नोलॉजिकल चेंजेस के साथ एडजस्ट नहीं कर पाया. नतीजा, इंस्टाफोन मरहूम कहलाता है आज. क्यों नहीं कर पाया? बिकॉज somehow their strategy managers, their strategic managers were unaware, or even if they were aware, they were unable to catch the technological trends. So they are fit with the industry, यानी उनका और इंडस्ट्री का जो गैप था वो बहुत बढ़ गया. They were not going along with the industry, they were actually going away from the industry. Similarly, जब आपके पास एक स्ट्रैटेजी होती है, आपके पास एक डायरेक्शन होता है, तो इट हेल्प्स यू इन कंट्रोलिंग एज वेल. यानी ये वैसे ही है जैसे अगर हम कहें कि भाई हमें ये वाला तरीका इख्तियार करना है प्रॉफिटेबिलिटी का. फॉर एग्जांपल, हम कहते हैं कि जी पाक सुजुकी कहे कि हमें प्रॉफिटेबल होना है, लेकिन कॉस्ट इफेक्टिव कार्स बना के प्रॉफिटेबल होना है, तो फिर वो अपनी परफॉर्मेंस को उसी हिसाब से मेजर करेंगे. They will not try to compete with Honda or Toyota for that matter. They will try to compare themselves with someone who is in their range. They will try to see whether they are going in the right direction with respect to that strategy or not. And this is a very important term, my dear friends, because in a lot of situations हम कुछ काम तो कर रहे होते हैं, लेकिन हमें यह एहसास नहीं होता कि हम सही कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे. वजह क्या होती है? इसलिए कि हमारे जहन क्लियर नहीं होते कि हम एक्चुअली अचीव क्या करना चाह रहे हैं और उसके लिए हमने तरीका क्या इख्तियार किया. So therefore, strategy helps us in giving a direction, and it helps us in preparing for the future challenges and for the future opportunities. So strategy के फवाइद बहुत सारे हैं, लेकिन साथ में there is a possibility of some problems as well. कुछ लोग कहते हैं कि जो ऑर्गेनाइजेशन ज्यादा सोच के ज्यादा तरीके से प्लानिंग करती हैं, वो थोड़ी सी ब्यूरोक्रेटिक हो जाती हैं. Some people call that paralysis by analysis. You understand that? इसका मतलब यह है बेसिकली कि अगर हम एक फैसला करने में 6 महीने लगा दें
और उस फैसले का टाइम ही गुजर जाए जिस वक्त आपको करना था, तो ये आप एक तरह से पैरालाइज ही हो गए ना। सो ऐसा भी हो सकता है, बट विद इफेक्टिव मेजर्स और स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट के प्रोसेस को क्विकली परफॉर्म करने से इस चीज को कवर भी किया जा सकता है। देयर इज पॉसिबिलिटी कि आप जो स्ट्रैटेजी फॉर्मुलेट करते हैं और वो आप बेसिकली यू फॉर्मुलेट दैट ऑन द बेसिस ऑफ सर्टेन अजम्पशंस अबाउट द फ्यूचर। अगर वो अजम्पशंस किसी वजह से गलत साबित हो जाए एंड यू लैंड इनटू अ क्राइसिस, तो फिर आपकी जो पहले से डिफाइंड स्ट्रैटेजी है दैट स्टॉप्स वर्किंग, बिकॉज आपने पहले जो भी प्लान सोचा था वो कुछ और पैरामीटर्स पे सोचा था। सो इन अ क्राइसिस सिचुएशन आपकी पहले से डिफाइंड स्ट्रैटेजी समटाइम्स काम नहीं करती। ये एक प्रॉब्लम इसके साथ हो सकती है। जब आप बात करते हैं स्ट्रैटेजी फॉर्मुलेशन की, तो इस पे बहुत रिसर्च हुई है। देयर आर अ लॉट ऑफ पीपल जिन्होंने अपने बाल इस चक्कर में सफेद कर लिए कि स्ट्रैटेजी कैसे फॉर्मुलेट की जाए। देयर आर 3-4 मॉडल्स जिनको आप फॉलो कर सकते हैं इन ऑर्डर टू डेवलप स्ट्रैटेजीज। क्या क्या है जनाब? एक मॉडल जो सबसे कॉमन और सबसे पुराना समझा जाता है, उसका नाम है रैशनल मॉडल। आई होप वी अंडरस्टैंड द टर्म रैशनल। रैशनल को अगर आप उर्दू तर्जुमा करें तो रैशनल का मतलब बनता है मंतकी, कोई ऐसा लॉजिकल तरीकाकार जिसके थ्रू हमारा डिसीजन मेकिंग बेहतर हो सके। तो अब देयर इज वन मॉडल फॉर डिसीजन मेकिंग, फॉर स्ट्रेटेजिक डिसीजन मेकिंग, विच इज कॉल्ड द रैशनल मॉडल। If you look into your book, you will find that a rational model starts with a mission. Every organization has a mission. I hope you understand what's a mission. What's a mission? A mission is basically the overall objective because of which an organization exists. For example, Shaukat Khanum Memorial Hospital exists not in order to, give dental treatment to people. No, it's basically there to treat cancer patients. So what is their mission? They might have a long, detailed mission, but their mission is to treat cancer patients in Pakistan. Right? This mission is then converted into something called objectives. याद रखिएगा, मिशन कभी भी measurable नहीं होता। मिशन को आप कभी भी नाप तोल नहीं सकते, कंट्रोल नहीं कर सकते कि क्या हमने वो अचीव किया या नहीं किया। It's only objectives that are verifiable, that are quantifiable. So, whatever your organization's mission is, it is converted into objectives and then comes strategy. That is, जो भी objectives आपने सेट किए, उनको अचीव करने के लिए आपको एक तरीकाकार, strategic activities आपको आइडेंटिफाई करनी पड़ेंगी, and इस प्रोसेस को हम strategy formulation कहते हैं। जब आप rational model यूज करेंगे इस काम के लिए, तो उसमें लॉजिकल स्टेप्स डिफाइन कर दिए गए हैं। यानी उन्होंने कहा कि भाई आप स्ट्रैटेजी बनानी है, बिल्कुल ठीक है, सीधे सीधे मॉडल के कुछ स्टेप्स हैं, उनको फॉलो करते जाइए एंड यू विल एंड अप हैविंग अ स्ट्रैटेजी। क्या क्या स्टेप्स हैं जनाब? पहला स्टेप उन्होंने कहा, जैसे हमने पहले भी थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था, पहला स्टेप उन्होंने कहा जनाब आपका इंटरनल अप्रेजल। इंटरनल अप्रेजल क्या होगा? अपने स्टाफ का अप्रेजल, अपने रिसोर्सेज का अप्रेजल, अपने टेक्नोलॉजी का अप्रेजल। दूसरा उन्होंने कहा इन्वायरमेंटल अप्रेजल, दैट इज एनालिसिस ऑफ व्हाट इज गोइंग ऑन इन द एनवायरनमेंट, पॉलिटिकल, सोशल, वो जो पेस्टल फैक्टर्स कहलाते हैं, विल डिस्कस दैट एट अ लेटर स्टेज, उसका एनालिसिस ये रैशनल मॉडल ने कहा। तीसरा स्टेप उन्होंने साथ में कहा स्टेक होल्डर एनालिसिस, कि हमारे साथ जो लोग कनेक्टेड हैं, हमारे एम्प्लॉइज, हमारे शेयर होल्डर्स, हमारे सप्लायर्स, हमारे कस्टमर्स, हाउ दे आर लुकिंग एट अस, What are their expectations? What are their preferences? जब आपको ये तीनों चीजें मिल जाएं, यानी आपका इंटरनल अप्रेजल, आपका एक्सटर्नल अप्रेजल एंड योर स्टेक होल्डर अप्रेजल, तो आप इस पोजीशन में आ जाते हैं कि आप स्ट्रेटेजिक चॉइसेस आइडेंटिफाई कर सकें। Once you have choices with you, तो उनमें से आप चूज कर लेते हैं कि हमारे लिए कौन सी चॉइस, यानी ऑप्शंस में से कौन सी वाली हमारे लिए बेहतर है, बेस्ड ऑन फाइनेंशियल एनालिसिस एंड फीजिबिलिटी एंड ऑल दैट। जब आप ये कर लेते हैं तो आपके सामने एक विजिबल ऑप्शन आ जाता है कि इन ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए व्हाट आर द पॉसिबल स्ट्रैटेजीज। उसमें से आप बेस्ट वाली चूज करते हैं एंड यू इंप्लीमेंट दैट। वंस यू इंप्लीमेंट अ स्ट्रैटेजी, तो फिर क्योंकि ये लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजीज होती हैं, तो ऐसा नहीं होता कि आपने इंप्लीमेंट की एंड द नेक्स्ट मंथ यू विल स्टार्ट गेटिंग रिजल्ट्स।
Sometimes results come by in 3 years, in 5 years, in 10 years, you know. So these are long term strategies. So इनका जो result आपको मिलेगा वो काफी अर्से बाद मिलता है, और इसी वजह से rational model ये कहता है कि आपको इसका review करना चाहिए after a certain time period. और वो time period 2 साल भी हो सकता है, वो time period 5 साल भी हो सकता है, वो time period 10 साल भी हो सकता है. So rational model is a very well defined model. It's a very well organized approach to strategy formulation. But इसमें थोड़ा सा it's generally acceptable, but it has its own set of problems. जो पुरानी organizations जिन्हें हम bureaucratic setups कहते हैं, या जो 70s और 80s का जो तरीकाकार था, उसमें rational model was more useful, was more applicable. क्योंकि environmental changes बहुत तेजी से आ रही हैं. आज टेक्नोलॉजी का जो चेंज है वो बहुत रैपिड है. अभी एक प्रोडक्ट मार्केट में स्टैब्लिश, स्पेशली इन द इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री एंड सेलफोन इंडस्ट्री, एक प्रोडक्ट स्टैब्लिश नहीं होती, उसकी जगह दूसरी आ जाती है. सो ऐसे हालात में अगर हम कहें कि रैशनल मॉडल थोड़ा सा अनरियलिस्टिक हो जाता है तो ये कोई ज्यादा गलत नहीं होगा. फिर इसका हल क्या है? इसका हल ये है कि हमारे पास कुछ दूसरे मॉडल्स भी मौजूद हैं. मसलन इमर्जेंट स्ट्रैटेजीज. इमर्जेंट स्ट्रैटेजीज का कॉन्सेप्ट बेसिकली ये है, ये हेनरी मिन्सबर्ग का आइडिया है, और उसने ये कहा कि स्ट्रैटेजीज आर नॉट समथिंग दैट यू जस्ट सिट डाउन फॉर अ फ्यू डेज एंड डिसाइड. इट इज समथिंग दैट इमर्जेस व्हेन यू मूव ऑन. यानी जैसे जैसे आप काम करते हैं, जैसे जैसे आप आगे बढ़ती है ऑर्गेनाइजेशन, तो ऑप्शंस खुद ब खुद खुलते हैं, चॉइसेस खुद ब खुद सामने आती हैं. सो इट्स नॉट समथिंग दैट यू डू on a rational basis. It is something that you do on what pops up, what appears when you are actually working. So the difference is that rational model ये कहता है कि पहले सारी चीजें एग्जामिन करो, स्ट्रैटेजी उसकी बेसिस पे बनाओ. Whereas emergent strategy says कि नहीं, you keep working what you are doing, you keep doing what you are doing, and on your way you will find new opportunities, you will find new methods, you will find new ways to perform the same thing. So the difference is very obvious. In one go, in one situation where you are using rational model, your control is very good. That is, आप पहले से predict करते हैं कि हम अगले 5 साल क्या क्या करेंगे, क्या resources use करेंगे, क्या हमारी टेक्नोलॉजी होगी, और ये बड़ा प्रिडिक्टेबल आपका एक लाइन ऑफ एक्शन होता है. हाउएवर इमर्जेंट ये कहता है कि ऐसा अगर आप करेंगे so मोस्ट प्रोबेबली आप मार्केट से पीछे रह जाएंगे, बिकॉज जो फैसले आपने आज किए वो आपने आज की नॉलेज, आज के एक्सपीरियंस, आज की टेक्नोलॉजी पे बेस करके किए. whereas things are going to change tomorrow, and if they do you might lag behind. So emergent strategies एक बिल्कुल ऑपोजिट रुख है स्ट्रेटेजी फॉर्मुलेशन का. और इसमें एडवांटेज क्या है? इसमें एडवांटेज ये है कि जो ऐसी इंडस्ट्रीज खासतौर पे जहां चेंज बहुत रैपिड है, वहां पे हम कहते हैं कि इमर्जेंट का मॉडल ज्यादा रेलेवेंट हो सकता है. एक साहब थे लिंडब्लॉम. उन्होंने कहा कि व्हाई नॉट मेक यूज ऑफ द क्वालिटीज ऑफ दीज टू मॉडल्स. यानी इमर्जेंट स्ट्रेटेजी का जो रिसेंसी है, यानी उसकी जो लर्निंग है फ्रॉम द एनवायरनमेंट, वो यूज करें, और जो हमारे पास रैशनल मॉडल का कंट्रोल है उसके कुछ फीचर्स लें. और उसने एक नई सजेशन दी, और उस मॉडल का नाम है इंक्रीमेंटलिज्म. अब इंक्रीमेंटलिज्म क्या है? इंक्रीमेंटलिज्म का मतलब यह है कि वॉट एवर स्ट्रैटेजी यू हैव बीन फॉलोइंग फॉर द पास्ट मेनी ईयर्स, आप उसको ग्रेजुअली आगे लेके चलते हैं, और जो रिव्यू है वो रिव्यू आप क्विकली करते हैं. Maybe after every year or maybe after every 2 years, you sit down and see कि जो स्ट्रैटेजी हम फॉलो कर रहे हैं क्या ये हमें वो रिजल्ट्स दे रही है जो हमें रिक्वायर्ड है. अगर ऐसा है तो हम उसी को कंटिन्यू करते हैं. अगर हमें लगता है कि नहीं, इस स्ट्रैटेजी की वजह से हम मार्केट से कुछ पीछे हो रहे हैं, कुछ हमारे कॉम्पिटिटर्स हमसे आगे निकल रहे हैं, हमारी कॉस्ट ज्यादा हो रही है, हमारी क्वालिटी नीचे जा रही है, या कोई भी और ऐसी प्रॉब्लम, तो हम उसी हिसाब से अपनी स्ट्रैटेजी थोड़ी सी चेंज कर लेते हैं. फर्क क्या हुआ? फर्क ये हुआ कि यहां पे आप कोई मेजर चेंज, यानी कोई रेडिकल चेंज इन स्ट्रैटेजी रिकमेंड नहीं कर रहे हैं. क्या कह रहे हैं आप ये कह रहे हैं कि अपनी स्ट्रैटेजी इस तरह फॉर्मुलेट करें कि जो काम आप पिछले 5 साल, 3 साल, 4 साल से कर रहे हैं, उसको देखें कि क्या इसके करते हम एनवायरनमेंट के साथ एडजस्टेड हैं या नहीं है.
अगर आंसर है यस, कीप कंटिन्यूइंग दैट। अगर आंसर है नो, तो फिर हमें थोड़ी सी उसमें चेंज करनी पड़ेगी। और इसमें रियलिस्टिक पार्ट ये है कि ऑर्गेनाइजेशंस भी ये नहीं चाहती कि वो हर 2 साल 3 साल के बाद कोई मेजर स्ट्रैटेजिक शिफ्ट लेके आए। वो चाहती हैं कि कंटिन्यूटी रहे इन व्हाटएवर दे आर डूइंग एंड व्हाटएवर दे आर ट्राइंग टू डू। इस सब के बावजूद कि हमारे पास बहुत सारे मॉडल्स, अब हमने 3 मॉडल्स डिस्कस कर लिए स्ट्रैटेजी फॉर्मुलेशन के। पहला कौन सा था जनाब? द फर्स्ट वन वाज द रैशनल मॉडल, द क्लासिकल मॉडल। The other one was the emergent strategies, which was exactly the opposite of that. The third one is a combination of the two, and we call that incrementalism. However, आपको अभी भी कुछ लोग ऐसे मिलेंगे, यकीन करें अभी भी ऐसे लोग मिलेंगे जो कहते हैं स्ट्रेटेजी बनाने की जरूरत ही नहीं है, हम बिजनेस करेंगे, जहां अपॉर्चुनिटी नजर आएगी हम उस पर जंप करेंगे, जहां ऑप्शन दिखेगा हम वो काम करेंगे। और हम ऐसे लोगों को कहते हैं कि दे आर फॉलोइंग द फ्री व्हीलिंग अपॉर्चुनिज्म मॉडल। अब फ्री व्हीलिंग क्या है? यूजुअली this kind of approach is followed by entrepreneurs who are running smaller businesses. ऐसी approach General Motors नहीं follow कर सकती, Toyota cannot follow this kind of approach, Microsoft cannot adopt this, Samsung cannot do this, Mobilink will never do this. But एक छोटा बिजनेसमैन छोटी सी फैक्ट्री चला रहा है, छोटा सा कारोबार कर रहा है, वो ये कर सकता है कि उसको जिधर अपॉर्चुनिटी दिखे वो उधर ही छलांग लगा दे। मेरा सुपारी का बिजनेस था, मुझे लगा कि देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि मैं जूसेस में चला जाऊं, क्योंकि लोग गर्मी बहुत होती है जूस पीते हैं, उसने जूस का बिजनेस भी शुरू कर दिया। फिर थोड़े दिन बाद उसे एहसास हुआ कि मैं क्यों ना निम्को में कूद जाऊं, निम्को भी तो खाते हैं लोग, उसने निम्को की पैकिंग शुरू कर दी। वेयर इज द स्ट्रैटेजी? देयर इज नन, एंड वी कॉल दिस फ्रीव्हीलिंग अपॉर्चुनिज्म. Freewheeling opportunism does not suit large organizations, as I discussed earlier, but it does suit small organizations जहां पे entrepreneurial mindset के साथ कोई ऐसा बॉस, कोई ऐसा लीडर बैठा होता है जो रिस्क लवर होता है। इसमें ये रिस्क की स्ट्रैटेजीज होती हैं, बिकॉज इसमें बहुत कैलकुलेशन बहुत ज्यादा नहीं होता, ये सारा हंच बेस्ड होता है। सो देयर आर डाउन साइड्स टू दैट एज वेल। जब आप स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट की बात करते हैं तो हमें यहाँ पे ये चीज भी क्लियर होनी चाहिए that organization में strategy के levels क्या क्या हैं, because you see there are various levels of management and every level looks at a different aspect of business. When we talk about levels of strategic planning, we find 3 levels. Well, this number 3 is there at many places, but again there are 3 levels. The first level is called the corporate strategy level. At the corporate level डिसीजंस क्या लिए जाते हैं, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। हमने अबू धाबी ग्रुप का नाम यकीनन सुन रखा है। अबू धाबी ग्रुप हैज बिजनेसेस इन मेनी कंट्रीज अराउंड द वर्ल्ड। इन पाकिस्तान दे आर रनिंग बैंक अल फला, वारिद एंड वतीन। अब जब आप इमेजिन कीजिए, यू आर सिटिंग इन देयर हेड ऑफिस इन अबू धाबी एंड यू आर लुकिंग एट द वैरायटी ऑफ बिजनेसेस दैट यू आर रनिंग। आप वहां बैठ के क्या फैसले करेंगे? क्या आप वहां बैठ के ये डिसाइड करेंगे कि हमारी एक बैंक की ब्रांच में आज चौकीदार नहीं आया तो उसकी जगह आज कौन खड़ा होगा वहां पे? हमारे एक बैंक मैनेजर की बेटी की शादी है तो उसमें कौन कौन जाएगा, उसके दावतनामे कैसे बटेंगे? या आप वहां बैठ के ये डिसाइड करेंगे कि हमें दुनिया के कौन से मुल्कों में इन्वेस्ट करना है, हमें कौन सी इंडस्ट्रीज में इन्वेस्ट करना है? शुड वी इन्वेस्ट इन एशिया और शुड वी गो टू यूरोप और शुड वी स्टार्ट ओपनिंग डोर्स इन अफ्रीका? सो at the corporate level you decide what kind of businesses we will jump in depending on आपकी ऑर्गेनाइजेशन के स्टेक होल्डर्स क्या चाहते हैं, डिपेंडिंग ऑन आपकी स्ट्रेंथ्स क्या हैं, आपका एक्सपीरियंस किन चीजों का है, उन बेसिस पे और किन कंट्रीज में किन रीजन्स में आप एंटर हो सकते हैं, उन बेसिस पे आप ये डिसाइड करते हैं कि हमें किस मुल्क में क्या बिजनेस करना है। सो लेट्स से अबू धाबी ग्रुप डिसाइडेड दैट दे विल एंटर इन पाकिस्तान विद अ बैंक, with a cell phone company and with an IT infrastructure company called Wateen. Every business will have its own strategy. Now, for example, जो भी business strategy, जैसे अब अगर हम कहें बैंक अल फला है, so बैंक अल फला डिफाइन करेगा कि मेरे कस्टमर्स कौन है। बैंक अल फला डिफाइन करेगा कि मैं किस बेसिस पे अपनी प्रोडक्ट ऑफर करूंगा,
बैंक अल्फला डिसाइड करेगा कि मेरी ब्रांचेस कहां कहां होंगी, मैं क्या क्या सर्विसेज ऑफर करूंगा, एंड इट मे हैव नथिंग टू डू विद वतीन और वारिद. This means that although these companies belong to the same group, but their businesses will have their own set of strategies because they are in different industries. Now, ये जो लेवल है जहां पे आप डिसाइड कर रहे हैं कि हमें कैसे कस्टमर चूज करना है, हमारा कौन सा बिजनेस कौन सी सर्विसेज ऑफर करेगा, हमारी प्राइसिंग स्ट्रैटेजी क्या होगी, हमारी ब्रांचेस कहां होंगी, ये बेसिकली बिजनेस स्ट्रैटेजी है. ये कॉर्पोरेट लेवल इसको डिसाइड नहीं करता, ये उस बिजनेस के जो भी कॉर्पोरेट हेड्स हैं वो डिसाइड करेंगे. तीसरा लेवल फिर आ जाएगा, अगर हम अगेन इसी ग्रुप की एग्जांपल रखें तो बैंक अल फलाह के अंदर, और ऑब्वियसली हम वतीन और वारिद की भी बात करें, उनकी अपनी एक मार्केटिंग स्ट्रैटेजी भी होगी, उनकी अपनी एक फाइनेंशियल स्ट्रैटेजी भी होगी. जो फाइनेंशियल स्ट्रैटेजी बैंक अल फलाह फॉलो करेगा, जरूरी नहीं है कि वतीन भी वही फॉलो करे. व्हाई? बिकॉज बैंक अल फलाह इज अ बैंक, इट हैज टू फॉलो व्हाट स्टेट बैंक सेज, बट वतीन is in a different sector. So when Wateen is in a different sector, it can adopt or it can follow whatever strategy it is suited to them. So हमने कहा कि अब हमारे पास 3 लेवल्स हो गए स्ट्रैटेजी के. पहला लेवल कॉर्पोरेट, जहां हमने डिसाइड किया कि हमें कौन कौन से बिजनेस करने हैं, किस किस मुल्क में करने हैं, हमें कितनी इन्वेस्टमेंट करनी है, एंड सो ऑन सो फोर्थ. ये मोटे मोटे फैसले हैं जो एक बारी किए जाते हैं. दूसरे लेवल पे उन बिजनेसेस के फैसले हुए कि हमारी टारगेट मार्केट्स क्या होंगी, हमारी प्राइसिंग स्ट्रेटजीज क्या होंगी, हमारी सर्विसेज क्या होंगी, एंड सो ऑन सो फोर्थ. ये बिजनेस स्ट्रेटजी हो गई. देन विद इन एवरी बिजनेस देयर आर फंक्शनल स्ट्रेटजीज. ये तीसरा लेवल है. ये वो लेवल है जहां पे हर बिजनेस अपनी मार्केटिंग, अपना फाइनेंस, अपना प्रोडक्शन, अपना इन्वेंट्री, उसके मुतालिक कुछ फैसले करता है कि हम किस तरह से उसको मेंटेन करेंगे और किस तरह से रन करेंगे. प्लीज रिमेंबर, देयर मे बी अ कनेक्शन between various businesses, how they operate within a group, but it is not really necessary. ऐसा हो सकता है कि अबू धाबी ग्रुप की 4 कंपनीज, 3 कंपनीज बिल्कुल अलग अलग मार्केटिंग स्ट्रेटजी रखती हूं, ये पॉसिबल है. However, कॉर्पोरेट लेवल से गवर्नेंस, उनकी जो मैनेजमेंट है वो सेम रहेगी. So, अब जब हम इस जगह पे थोड़ा सा समराइज करते हैं, हमने अभी तक डिस्कस क्या क्या किया. हमने देखा व्हाट इज स्ट्रेटजी, हमने देखा इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, और फिर हमने देखा कि अगर आप से कहा जाए कि भाई एक बिजनेस की स्ट्रेटजी बनानी है तो आप कौन कौन से मॉडल्स यूज कर सकते हैं. हमने बात की रैशनल मॉडल की, हमने बात की इमर्जेंट स्ट्रेटजीज की, वी टॉक्ड अबाउट इंक्रीमेंटलिज्म, एंड वी आल्सो डिस्कस फ्री व्हीलिंग अपॉर्चुनिज्म. उसके बाद हमने स्ट्रेटेजिक लेवल्स डिसाइड किए कि स्ट्रेटजीज कॉर्पोरेट लेवल पे बनती हैं, स्ट्रेटजीज जो है वो बिजनेस लेवल पे बनती हैं, एंड सम स्ट्रेटजीज आर मेड एट द फंक्शनल लेवल एज वेल. जब कभी आप स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट पढ़ेंगे, यू विल ऑलवेज फाइंड JSW in every book that you will read. This represents Johnson, Schulz and Whittington. बड़ी रिसर्च है इन लोगों की, and these people are considered as pioneers of the subject of strategic management. इन्होंने क्या कहा, हमने जो रैशनल मॉडल देखा था उसको इन्होंने थोड़ा सा चेंज करके उसी को थोड़ा डिफरेंट तरीके से प्रेजेंट किया. उन्होंने कहा कि भाई रैशनल मॉडल तो ये कहता है कि यू हैव टू फॉलो अ सीरीज, पहले इंटरनल अप्रेजल, एक्सटर्नल अप्रेजल, स्टेक होल्डर अप्रेजल, फिर चॉइसेस, फिर एक्शन. इन्होंने कहा यार ऐसे नहीं होगा. स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट के तो 3 पिलर्स हैं, पोजीशन एनालिसिस, चॉइसेस, एक्शन. लेकिन ये जरूरी नहीं है कि ये लॉजिकल सीरीज में हो. देयर इज अ पॉसिबिलिटी दैट आप पहले एक्शन में चले जाएं एंड देन यू रियलाइज दैट यू हैड सर्टेन चॉइसेस एंड देन यू स्टार्ट मेकिंग चॉइसेस. देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि आप एनालिसिस करें ही नहीं या बाद में करें, और अदरवाइज देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि आप पहले एनालिसिस करें और फिर चॉइसेस पे आए और फिर एक्शन में आए. सो इन्होंने एक ट्रायंगल की फॉर्म बनाई. इन्होंने उसकी सीरीज नहीं बनाई कि स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3. इन्होंने कहा नहीं, इन्होंने कहा ये तीनों एक दूसरे से कनेक्टेड हैं बट इनकी कोई सीरीज नहीं है, बिकॉज जब इनको आप इंप्लीमेंट करते हैं so there is a possibility of the other one coming first. This is called JSW model. Since we have already studied what strategic position analysis is, we have already discussed what strategic choices are and what strategic action is all about. मैं इस चीज पे ज्यादा अभी इस वक्त टाइम इन्वेस्ट नहीं करूंगा. एक और टर्म जो हमें समझ में आनी चाहिए, हमें पता होनी चाहिए कि वो क्या है, वो है स्ट्रेटेजिक लेंसेज की. व्हाट इज अ लेंस? लेंस एक ऐसी चीज है जो आपको व्यू दे रही होती है किसी भी चीज का.
जिस कैमरे से आप इस वक्त मुझे देख रहे हैं, अगर इस कैमरे के ऊपर हम एक हल्की सी हरे रंग की एक वो लगा दें, स्ट्रिप लगा दें, तो आपको ये पूरा सेट ग्रीन दिखने लगेगा, बिकॉज यू विल बी सीइंग अस थ्रू अ ग्रीन लेंस. सो इट इज द लेंस which basically helps us look at something. यूं समझिए कि जब आप सन ग्लासेस लगाते हैं तो आपको दुनिया उसी रंग की दिखने लगती है जिस रंग के आपने ग्लासेस लगाए होते हैं. इसी तरह से आपको स्ट्रैटेजी फॉर्मुलेशन के को भी लोग डिफरेंट तरीकों से देखते हैं. यानी मुख्तलिफ लेंसेज लगा के उसी टर्म स्ट्रैटेजी को जब देखते हैं तो आपको मुख्तलिफ दिखती है. सो डिफरेंट पीपल लुक एट स्ट्रैटेजी फ्रॉम डिफरेंट एंगल्स, और इसका कनेक्शन है एक विद what we discussed earlier in this chapter. अगर हम कहें कि strategy for some people strategy is like a design, तो आप कहेंगे कि what's special about it? What is a design? तो हमें पहले समझना पड़ेगा what is a design. A design is a set or a pattern, right? अगर हम rational model को recall करें तो वहां पे हमारे पास एक पैटर्न ऑफ एक्टिविटीज थी. पहला स्टेप ये करो, दूसरा ये करो, तीसरा ये करो, चौथा ये करो, एंड व्हेन यू फॉलो दैट डिजाइन यू अल्टीमेटली लैंड एट समथिंग कॉल्ड स्ट्रैटेजी. सो वो लोग जो रैशनल मॉडल को फॉलो करना चाहते हैं, ये वो लोग हैं जिनको स्ट्रैटेजी दिखती है एज अ डिजाइन, कि देयर इज अ फिक्स पैटर्न ऑफ, देयर इज अ फिक्स डिजाइन, यू फॉलो दिस step by step, and you ultimately land at something called strategy. The other part is that there are certain people who believe that strategy is not a design. There's no fixed pattern. They believe that strategy is something that has to do with experience. ये basically वो लोग हैं जो emergent strategy के followers हैं. अब emergent strategy अगर आप recall करें, हमने क्या बात की थी? Emergent strategy में हमने बात की थी that we learn when we move on, और हम स्ट्रैटेजी उसी हिसाब से ऑल्टर करते रहते हैं, स्ट्रैटेजी इमर्ज होती है. सो वो लोग जो समझते हैं कि जी इमर्जेंट स्ट्रैटेजी इज द राइट मॉडल टू फॉलो इन ऑर्डर टू मेक स्ट्रैटेजीज, ये लोग बेसिकली स्ट्रैटेजी फॉर्मुलेशन को एक अलग लेंस से देख रहे हैं, और हम इसको कहते हैं, इस लेंस का नाम हमने रखा स्ट्रैटेजी एज एक्सपीरियंस. देयर इज अनदर वर्जन एज वेल, वो तीसरा वर्जन है, और ये वो लोग हैं जो कहते हैं कि जी स्ट्रैटेजी इज नथिंग एल्स बट इट्स ऑल अबाउट इनोवेटिव आइडियाज. हम अपने इर्द गिर्द देखें, बहुत सारी ऐसी कंपनीज हैं जिन्होंने कुछ चेंज किया, कोई नई डेवलपमेंट की, एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजीज को नए तरीके से यूज किया, और दे कम अप विद समथिंग ग्रेट. हाउ कैन वी फॉरगेट द आइडिया ऑफ इजी पैसा? टेलीनॉर इन पाकिस्तान came up with retail banking, right, with the help of a small and medium bank, and they are offering banking services from shops now. इंफ्रास्ट्रक्चर कौन सा यूज कर रहे हैं? अपना वही सेलफोन इंडस्ट्री का इंफ्रास्ट्रक्चर, कोई नया इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं लगा, बट इट वॉज एन इनोवेटिव आइडिया. यू नो व्हाट दे आर ट्राइंग टू अचीव? दे आर ट्राइंग टू प्रोवाइड बैंकिंग सर्विसेज टू द मासेस. आप सुन के शायद हैरान होंगे कि पाकिस्तान में अभी भी बैंकिंग सर्विसेज टोटल पॉपुलेशन का लेस देन 15% यूज करता है. बाकी 85% के पास पैसे तो होंगे, वो बैंक नहीं जाते. क्यों? बिकॉज दे आर अफ्रेड ऑफ बैंकिंग. अंग्रेजी बहुत लिखनी पड़ती है, समझ नहीं आता पैसे कैसे निकलेंगे. उन्होंने क्या किया? उन्होंने उसको उठा के शॉपकीपर तक ले गए, बिकॉज शॉपकीपर के पास तो सब जाते हैं, शॉपकीपर के साथ तो सब कंफर्टेबल है. सो व्हाट वाज दैट? इट वाज ऑल बेस्ड ऑन आइडिया. सो देयर आर पीपल जो कहते हैं कि स्ट्रैटेजी फॉर्मुलेशन इज नथिंग एल्स बट यूटिलाइजेशन ऑफ योर ब्रेन और किडनी, जहां से भी आप सोचते हैं, ये आपकी चॉइस. इस चैप्टर में अब हम इसको कंक्लूड कर लेते हैं. हमने क्या क्या पढ़ लिया? हमने स्ट्रैटेजी की टर्म डिस्कस की, हमने डिस्कस किया कि स्ट्रैटेजी बेसिकली डायरेक्शन देती है ऑर्गेनाइजेशन को, और दिस इज समथिंग दैट वी डू इन ऑर्डर टू अचीव अवर ऑब्जेक्टिव्स. सेकंड, हमने बात की कि अगर हम स्ट्रैटेजी ना बनाएं और ऐसे ही चलते रहें तो उसके क्या क्या नुकसानात हो सकते हैं. फिर हमने उसके मॉडल्स डिस्कस किए, रैशनल मॉडल, इमर्जेंट स्ट्रैटेजीज, इंक्रीमेंटलिज्म और फ्री विलिंग अपॉर्चुनिज्म. ये चारों ऑप्शंस हैं अवेलेबल जब आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे होंगे और आपका बॉस आपसे कहेगा, ओके यू हैव स्टडीड, यू आर क्वालिफाइड, हेल्प मी डिवाइज अ स्ट्रैटेजी, तो आप इन्हीं में से कोई एक मॉडल यूज करेंगे. देन कम्स, हमने बात की लेवल्स ऑफ स्ट्रैटेजीज की. हमने कहा कि जी स्ट्रैटेजीज कॉर्पोरेट लेवल पे भी बनती हैं, स्ट्रैटेजीज बिजनेस लेवल पे भी बनती हैं, और स्ट्रैटेजीज फंक्शनल लेवल पे भी होती हैं.
फिर हमने JSW मॉडल की बात की, जिन्होंने वही चीजें जो हमने रैशनल मॉडल में किसी हद तक डिस्कस कर ली थी उसका एक डिफरेंट वर्जन हमें बताया, जिसमें उन्होंने कहा कि स्ट्रेटेजिक पोजीशन एनालिसिस, स्ट्रेटेजिक चॉइसेस, स्ट्रेटेजिक एक्शन, ये हैं तो एक दूसरे से कनेक्टेड लेकिन किसी लॉजिकल सीरीज में नहीं है, कोई सा भी पहले आ सकता है। और फिर फाइनली हमने स्ट्रेटेजिक लेंसेज की बात की। कितने लेंसेज थे? देयर वर 3 लेंसेज, स्ट्रेटेजी एज डिजाइन, स्ट्रेटेजी एज experience, and strategy as ideas. I hope you have understood the basic concepts of this chapter. We'll inshallah continue with strategic position analysis from here on to cover the details of how we actually conduct the position analysis.